कल्पना कीजिए कि आप एक दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन यह कोई साधारण दौड़ नहीं बल्कि सबसे पुरानी, सबसे कठिन और सबसे जरूरी दौड़ है। यह दौड़ तब से चल रही है जब से जीवन की पहली चिंगारी इस धरती पर प्रकट हुई थी, और इसका इनाम सिर्फ एक ही चीज, जीवित रहना और अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाना। लेकिन इस दौड़ में कोई फिनिश लाइन नहीं है, यह निरंतर चलती रहती है। जो भी इसमें पिछड़ता है वह धीरे धीरे इस खेल से बाहर हो जाता है, यानी विलुप्त हो जाता है। यह प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन की दौड़ है, जिसमें हर जीव, हर प्रजाति और हर जीन हिस्सा ले रहा है। अब सवाल उठता है, कौन इस दौड़ में जीतता है? जाहिर है, पहली नजर में हमें लगता है कि सबसे तेज, सबसे ताकतवर या सबसे बड़े जीवों की जीत होगी, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। जीत किसकी होती है? रिचर्ड डॉकिंस इस किताब में बताते हैं कि इस दौड़ में वही जीव बचते हैं जो सबसे ज्यादा अनुकूल, अडैप्टेड होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ ताकतवर ही बचेंगे, बल्कि जो अपने वातावरण के अनुसार खुद को बदल सकते हैं, चालाकी से खेल सकते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ा सकते हैं, वे ही इस खेल में आगे बढ़ेंगे। इसे इस तरह समझिए, डायनासोर ताकतवर थे, लेकिन जब परिस्थितियां बदलीं तो वे विलुप्त हो गए। छोटे छोटे जीव जैसे तिलचट्टे और बैक्टीरिया जो खुद को ढाल सकते थे, आज भी जिंदा हैं। हम इंसान, जो शारीरिक रूप से इतने ताकतवर नहीं लेकिन दिमागी रूप से तेज हैं, इस दौड़ में अभी भी आगे हैं। यानी जो सबसे स्मार्ट तरीके से खेलता है वही आगे बढ़ता है। असल खिलाड़ी कौन है, हम या हमारे जीन? डॉकिंस की सबसे क्रांतिकारी सोच यह थी कि इस दौड़ में असली प्रतियोगी इंसान या जीव नहीं, बल्कि उनके जीन्स हैं। हमारा शरीर सिर्फ एक वाहन है जिसे हमारे जीन इस्तेमाल करते हैं ताकि वे खुद को आगे बढ़ा सकें। जीन का एकमात्र मकसद होता है खुद को जिंदा रखना और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करना। यही कारण है कि जीव प्रजनन करते हैं, अपनी संतान की रक्षा करते हैं और जीवन की इस दौड़ में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो यह विचार बहुत ही रोमांचक और गहरा है। हम सोचते हैं कि हम अपने शरीर के मालिक हैं, लेकिन असल में हमारे जीन हमें संचालित कर रहे हैं। हम प्यार, देखभाल या बलिदान क्यों करते हैं? क्योंकि ये व्यवहार हमारे जीन को बचाने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब भी कहीं न कहीं हमारे जीन ही इसका फायदा उठा रहे होते हैं। तो यह दौड़ अभी भी जारी है। हम, आप और दुनिया का हर जीव इस दौड़ में हिस्सा ले रहा है। कोई तेज दौड़ रहा है, कोई चुपचाप सही मौके का इंतजार कर रहा है और कोई अपने जीन को बचाने के लिए नई नई तरकीबें अपना रहा है। और यही कहानी है द सेल्फिश जीन की। यह सिर्फ जीव विज्ञान की किताब नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नया तरीका है। अब आप सोचिए, इस दौड़ में आप कहाँ खड़े हैं? जीवन की असली कहानी, जीन का खेल। हम आमतौर पर सोचते हैं कि जीवन का केंद्र हमारा शरीर और दिमाग है। हम खुद को एक स्वतंत्र और सोचने समझने वाला जीव मानते हैं जो अपने कार्यों को अपनी इच्छाओं और भावनाओं के अनुसार संचालित करता है। लेकिन द सेल्फिश जीन एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण पेश करती है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य हमारे जीन्स को आगे बढ़ाना है। डॉकिंस बताते हैं कि हमारा शरीर एक जीवित मशीन है और इसे हमारे जीन ने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वे खुद को आगे बढ़ा सकें। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे खाना खाना हो, दोस्ती निभाना हो, प्रेम करना हो या संतान पैदा करना हो, यह सब इस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे हमारे जीन ने अरबों वर्षों में विकसित किया है। हमारे शरीर का असली मालिक कौन? अगर हम इस विचार को गहराई से समझें तो यह बहुत चौंकाने वाला है। आमतौर पर हमें लगता है कि हमारा मस्तिष्क ही हमारे कार्यों को नियंत्रित करता है, लेकिन असल में यह हमारे जीन ही हैं जो हमें निर्देश देते हैं। डॉकिंस ने इसे इस तरह समझाया, हमारा डीएनए
लाखों करोड़ों सालों से लगातार कॉपी होता आ रहा है। हर पीढ़ी में सिर्फ वही जीन आगे बढ़ते हैं जो जीव को जीवित रख सकें और उसे प्रजनन में सफल बना सकें। अगर किसी जीव के जीन उसे ऐसी क्षमताएं नहीं देते जो उसे इस प्रतिस्पर्धा में जिंदा रख सकें, तो वह प्रजाति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होते हैं जो तय करते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करेगा। क्या प्यार, देखभाल और बलिदान भी जीन का खेल है? अब आप सोच सकते हैं कि अगर जीन सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, तो फिर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना त्याग क्यों करते हैं? क्या यह प्यार नहीं बल्कि कोई रणनीति है? डॉकिंस के अनुसार जी हाँ, यह भी जीन की एक चाल है। उदाहरण, पक्षी और उसके बच्चे। सोचिए, एक चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है। यह काम वह क्यों करती है? अगर हम भावनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम कहेंगे कि यह माँ की ममता और प्यार का प्रमाण है। लेकिन डॉकिंस इसे जीन के नजरिए से देखते हैं। चिड़िया के जीन चाहते हैं कि वे अगली पीढ़ी तक पहुंचें, इसलिए वे उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई चिड़िया अपने बच्चों की परवाह नहीं करेगी तो उसके बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे और उसके जीन की विरासत वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वह अपने बच्चों की रक्षा करती है, उन्हें भोजन देती है और उड़ने के लिए तैयार करती है, तो उसके जीन अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। स्वार्थी जीन लेकिन निस्वार्थ व्यवहार। अब एक और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर हमारे जीन स्वार्थी होते हैं तो फिर हम दूसरों की मदद क्यों करते हैं? इंसानियत, सहयोग और बलिदान जैसे गुण कैसे विकसित हुए? डॉकिंस बताते हैं कि सहयोग भी एक रणनीति हो सकती है। अगर किसी प्रजाति के जीव आपस में सहयोग करते हैं तो उनकी सामूहिक उत्तरजीविता, सर्वाइवल की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कुछ जीव समूह में रहते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चों में वही जीन मौजूद होते हैं जो उनके अंदर हैं। जीवन की असली कहानी का सार। हमारा असली मकसद सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि अपने जीन को आगे बढ़ाना है। हमारे शरीर और दिमाग को जीन ने सिर्फ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विकसित किया है। हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं और हमारे व्यवहार, यह सब एक बड़े जैविक खेल का हिस्सा हैं, जिसमें जीन हमेशा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान सिर्फ एक जैविक रोबोट है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारे जीन का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे निर्णयों और व्यवहारों पर पड़ता है, और यही जीवन की असली कहानी है। दो जीन क्यों होते हैं स्वार्थी? जब हम स्वार्थी शब्द सुनते हैं तो हम आमतौर पर इसे एक नकारात्मक विशेषता मानते हैं, यानी कोई व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है बिना दूसरों की परवाह किए। लेकिन रिचर्ड डॉकिंस जब जीन को स्वार्थी कहते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है। उनका कहना है कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया में वही जीन आगे बढ़ते हैं जो खुद को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में सफल होते हैं। यह स्वार्थ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, बल्कि यह जीन के स्तर पर होता है। क्या इसका मतलब यह है कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी हैं? नहीं। स्वार्थी जीन का मतलब यह नहीं कि हर इंसान या हर जीव स्वार्थी होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि जीवों के व्यवहार ऐसे विकसित हुए हैं जो उनके जीन को जिंदा रखने में मदद करें। चींटियों की कॉलोनी, निस्वार्थ व्यवहार या जीन का खेल। अगर जीन स्वार्थी हैं तो फिर कुछ जीव पूरी तरह से निस्वार्थ क्यों दिखते हैं? चींटियों की कॉलोनी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उदाहरण, चींटियों की दुनिया। एक चींटी कॉलोनी में हजारों चींटियां मिलकर काम करती हैं, लेकिन उनमें से केवल एक रानी चींटी ही अंडे देती है। बाकी सभी चींटियां रानी की सुरक्षा करती हैं, खाना इकट्ठा करती हैं और कॉलोनी को बनाए रखती हैं। इन कामगार चींटियों, वर्कर एंट्स, को खुद प्रजनन करने का कोई अवसर नहीं मिलता। फिर भी वे अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा देती हैं। तो ये निस्वार्थता कहाँ से आई?
डॉकिंस इसे सहकारी स्वार्थ कॉपरेटिव सेल्फिशनेस कहते हैं। जब कामगार चींटियां अपनी रानी की रक्षा करती हैं, तो वे दरअसल अपने उन्हीं जीन की रक्षा कर रही होती हैं, जो रानी चींटी के अंदर भी मौजूद हैं। कॉलोनी की सभी चींटियां करीबी रिश्तेदार होती हैं और उनमें बहुत सारे समान जीन होते हैं। इसलिए अगर रानी जिंदा रहती है और अंडे देती है, तो उसका डीएनए, जो कामगार चींटियों के डीएनए से मिलता जुलता है, अगली पीढ़ी तक पहुंचता रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि कामगार चींटियों के स्वार्थी जीन उन्हें इस त्यागपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। स्वार्थी जीन का असली अर्थ। तो डॉकिंस का असली संदेश यह है कि जीन सिर्फ अपनी उत्तरजीविता, सर्वाइवल को महत्व देते हैं। जो भी व्यवहार जीव को जिंदा रहने और प्रजनन में मदद करता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता है। स्वार्थी जीन का मतलब यह नहीं कि जीव हमेशा स्वार्थी होंगे, बल्कि कभी कभी निस्वार्थता भी एक रणनीति होती है, जिससे जीन को फायदा होता है। इसलिए चाहे वह चींटियों की कॉलोनी हो या इंसानों के सामाजिक रिश्ते, हमारे ज्यादातर व्यवहार के पीछे जीन की अनदेखी रणनीतियां काम कर रही होती हैं। 3. सहयोग या प्रतियोगिता। अगर द सेल्फिश जीन कहती है कि जीन स्वार्थी होते हैं, तो फिर हमें दुनिया में इतना सहयोग, कोऑपरेशन क्यों दिखता है? क्यों जानवर झुंड में रहते हैं? क्यों इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं? रिचर्ड डॉकिंस बताते हैं कि स्वार्थी जीन ही सहयोग का कारण भी बनते हैं। जीव वो व्यवहार अपनाते हैं जो उनके जीन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कभी यह प्रतियोगिता, कंपटीशन के रूप में दिखता है, तो कभी सहयोग, कोऑपरेशन के रूप में। अगर सहयोग से जीवों के जीन को फायदा होता है, तो यह व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होता जाता है। सहयोग के पीछे का विज्ञान। 1. भेड़ियों का झुंड अकेले बनाम समूह। भेड़िए अकेले भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन बड़े शिकार को पकड़ना मुश्किल होता है। जब वे झुंड में रहते हैं, तो उनका शिकार करने का मौका बढ़ जाता है और झुंड का हर सदस्य खाना पा सकता है। यह सहयोग इसलिए विकसित हुआ क्योंकि जो भेड़िए समूह में रहे, उनके जीन बचने और आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिले। 2. इंसानों में सहयोग, समाज का निर्माण। इंसान भी शुरू से ही समूह में रहते आए हैं। अगर इंसान अकेले जंगल में होता, तो वह शिकारियों का शिकार बन सकता था। लेकिन समूह में रहने से भोजन, सुरक्षा और संसाधन बांटना आसान हो गया। यही कारण है कि समाज का निर्माण हुआ, क्योंकि यह इंसानों के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। तो सहयोग क्यों विकसित हुआ? अगर सहयोग से जीवों के जीन को फायदा होता है, तो यह व्यवहार आगे बढ़ता है। जो जीव समूह में रहते हैं, वे ज्यादा सुरक्षित होते हैं और ज्यादा संतान पैदा कर पाते हैं। प्रतियोगिता और सहयोग दोनों स्वार्थी जीन की ही रणनीतियां हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार बदलती हैं। इसका मतलब यह है कि सहयोग और प्रतियोगिता दोनों ही प्राकृतिक दुनिया के अनिवार्य हिस्से हैं। जहां सहयोग से फायदा होता है, वहां जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, और जहां प्रतिस्पर्धा से फायदा होता है, वहां जीव एक दूसरे से टकराते हैं। 4. मेम्स विचार भी होते हैं संक्रामक। रिचर्ड डॉकिंस ने द सेल्फिश जीन में न सिर्फ जैविक विकास, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को समझाया, बल्कि एक और अनोखा विचार दिया, मेम्स। जिस तरह जीन्स शरीर के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, उसी तरह विचार, संस्कार और व्यवहार भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। डॉकिंस ने इन विचारों की इकाइयों को मेम्स कहा। मेम्स क्या होते हैं? आपने सोशल मीडिया पर मेम शब्द सुना होगा, मजेदार इमेज या वीडियो जो वायरल हो जाता है। लेकिन डॉकिंस के मेम्स का मतलब इससे ज्यादा गहरा है। मेम्स वो विचार, व्यवहार या संस्कृतियां हैं जो नकल, इमिटेशन के जरिए फैलती हैं। ये इंसान के दिमाग में रहते हैं और भाषा,
कहानियों, गीतों और परंपराओं के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचते हैं। जैसे सबसे ताकतवर जीन ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही सबसे प्रभावी और लोकप्रिय विचार ही फैलते हैं। उदाहरण कैसे फैलते हैं विचार? एक गाने का वायरल होना। अगर कोई गाना बहुत कैची है तो लोग उसे गाने लगते हैं। धीरे धीरे वह पूरे समाज में फैल जाता है, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया पर। कुछ समय बाद हर कोई उसे गुनगुनाने लगता है। यह एक मेम है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता गया। 2. धर्म और संस्कार। हजारों सालों से धर्म और परंपराएं इंसान के समाज में बनी हुई हैं। ये विचार माता पिता से बच्चों तक, शिक्षकों से विद्यार्थियों तक और समाज से नई पीढ़ियों तक जाते हैं। अगर कोई विचार मजबूत और आकर्षक होता है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे अच्छे जीन जिंदा रहते हैं। मेंस और जीन में क्या समानता है? जीन जीवों के अंदर शरीर के जरिए आगे बढ़ते हैं। मेंस विचारों के जरिए समाज में फैलते हैं। जैसे अच्छे जीन बचते हैं और खराब जीन खत्म हो जाते हैं, वैसे ही सफल और उपयोगी विचार जिंदा रहते हैं, जबकि कमजोर विचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो क्या विचार भी प्राकृतिक चयन से गुजरते हैं? बिल्कुल। जिस तरह कमजोर जीन प्राकृतिक चयन में खत्म हो जाते हैं, वैसे ही जो विचार लोगों को पसंद नहीं आते, वे गायब हो जाते हैं। और जो विचार ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, वे पूरे समाज में फैल जाते हैं। तो अगली बार जब कोई गाना वायरल हो, कोई विचार सबके दिमाग में घूमने लगे या कोई ट्रेंड पूरी दुनिया में फैल जाए, याद रखिए यह भी एक मेम है जो इंसान की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। 5. किताब से सीखने वाली सबसे बड़ी बातें। रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन सिर्फ जीव विज्ञान की किताब नहीं है, यह हमें जीवन, समाज और विचारों को एक नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। इस किताब से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। 1. हमारा असली मकसद। जीन ही असली खिलाड़ी हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने शरीर और दिमाग के मालिक हैं, लेकिन हकीकत में हमारे जीन हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा शरीर सिर्फ एक वाहन, व्हीकल है, जिसे जीन ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। हमारा असली मकसद अपने जीन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। यही वजह है कि माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, जानवर अपनी संतान की देखभाल करते हैं और जीवों का पूरा व्यवहार इस खेल का हिस्सा होता है। 2. सहयोग भी एक रणनीति है। जब हम स्वार्थी जीन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया में सिर्फ प्रतियोगिता, कंपटीशन होगी। लेकिन सहयोग, कोऑपरेशन भी एक रणनीति है जो जीवों को जीवित रहने में मदद करती है। भेड़ियों का झुंड, चींटियों की कॉलोनी और इंसानों के समाज, ये सब इसीलिए बने क्योंकि सहयोग से जीन को फायदा होता है। मतलब यह नहीं कि जीव दयालु होते हैं, बल्कि वे वही करते हैं जो उनके जीन को बचाने में मदद करता है। 3. विचारों का प्रसार भी जीन जैसा ही होता है। मेंस का कॉन्सेप्ट। जिस तरह जीन एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाते हैं, उसी तरह विचार भी एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक फैलते हैं। यह प्रक्रिया भाषा, कहानियों, संगीत, परंपराओं और संस्कृति के जरिए चलती रहती है। मेम्स का यह विचार समाज को बदल सकता है। सोशल मीडिया, ट्रेंड्स और वायरल कंटेंट इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जो विचार ताकतवर होते हैं, वे जिंदा रहते हैं और कमजोर विचार समय के साथ खत्म हो जाते हैं। अंतिम विचार, हम कौन हैं? द सेल्फिश जीन हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम इंसान क्या सच में स्वतंत्र हैं या हम अपने जीन और विचारों के बनाए हुए रोबोट हैं। हमारी असली पहचान क्या है, एक व्यक्ति के रूप में या सिर्फ अपने जीन का एक वाहन? इस किताब को पढ़ने के बाद आप जीवन को सिर्फ एक नई नजर से नहीं देखेंगे, बल्कि आप इसे गहराई से समझ पाएंगे। द सेल्फिश जीन एक ऐसी किताब है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है।
यह हमें सिखाती है कि जीवन को देखने का एक नया तरीका हो सकता है, जहां हम सिर्फ व्यक्ति के स्तर पर नहीं बल्कि जीन और विचारों के स्तर पर चीजों को समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा रोचक लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ।